नमस्कार। हाल ही में भारत में वोट चोरी के आरोपों ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इन्हीं आरोपों की तह तक जाएंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले चलिए टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 7 अगस्त को कांग्रेस, फिर 13 को बीजेपी और उसके बाद 17 को चुनाव आयोग, तीनों एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितनी तेजी से गरमाया होगा। लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर आरोप है और यही बात इस पूरे विवाद को इतना संगीन बना देती है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये आरोप हैं क्या, फिर एक केस को जरा गहराई से देखेंगे, चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बात करेंगे, कुछ पुराने अदालती मामलों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और बात करते हैं उन 3 मुख्य आरोपों की जो इस पूरे विवाद की जड़ में हैं। अब ये आरोप सुनने में तो बड़े लगते हैं, पर असल में दिखते कैसे हैं, इसको समझने के लिए आइए केस स्टडी पर नजर डालते हैं। ये मामला है महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का। 1,250,000, जी हाँ 1,250,000, ये संख्या इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है और ये आंकड़ा किसी पूरे राज्य का नहीं बल्कि सिर्फ एक विधानसभा सीट पर कथित फर्जी वोटों का है। तो सवाल उठता है कि भाई 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर आए तो आए कहां से। तो सोर्स के मुताबिक इसके लिए 5 अलग अलग तरीके अपनाए गए, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम कई बार, फिर नकली पते, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर्स का होना, कई वोटर्स की अमान्य तस्वीरें और हाँ, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये वो फॉर्म है जिससे नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। अब इन आंकड़ों का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इनकी तुलना जीत के अंतर से करते हैं। देखिए, उस सीट पर हार जीत का फैसला हुआ था करीब 33,000 वोटों से और कथित फर्जी वोट कितने थे, 1 लाख से भी ज्यादा, मतलब जीत के अंतर से 3 गुना ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े आंकड़ों के अलावा कुछ बड़े ही हैरान करने वाले उदाहरण भी सामने आए। मिसाल के तौर पर एक ही पते पर 509 वोटर्स रजिस्टर्ड थे और जब जांच हुई तो पता चला कि उस पते पर तो कोई घर ही मौजूद नहीं है। सोचिए जरा। तो ये तो हुई आरोपों की बात। अब जरा उस संस्था पर ध्यान देते हैं जिस पर इन आरोपों को मुमकिन बनाने का इल्जाम लग रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे चुनाव आयोग की। और अब आते हैं इस विवाद के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर, जिस पर समझिए कि सब कुछ टिका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि फुटेज देने से महिला वोटरों के निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने वालों का तर्क है कि भाई पोलिंग बूथ तो एक सार्वजनिक जगह है, किसी का बेडरूम थोड़ी है, तो यहाँ निजता का सवाल उठता ही कहां से है। अच्छा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने की एक और वजह है और वो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बदलता तरीका। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल थे। लेकिन फिर सरकार एक नया कानून ले आई और चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में शामिल कर लिया गया। अब इससे क्या हुआ? इससे कमेटी में सरकार का बहुमत हो गया। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जहां अदालतें पहले भी चुनावी गड़बड़ियों पर अपने फैसले सुना चुकी हैं। ये जानना जरूरी है। लोकतंत्र की हत्या, ये शब्द खुद सुप्रीम कोर्ट के हैं। 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर अदालत ने इतनी सख्त टिप्पणी की थी। इससे अंदाजा लगता है कि अदालतें ऐसी घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेती हैं। 2 उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीसीटीवी फुटेज से साफ साफ दिखा कि वोटों से छेड़छाड़ हुई और अदालत ने नतीजा ही पलट दिया। इसी तरह हरियाणा पंचायत चुनाव में भी 33 महीने बाद जब वोटों की दोबारा गिनती हुई तो नतीजा बदल गया। तो ये मामले क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि ऐसी गड़बड़ियां होती हैं और कभी-कभी पकड़ी भी जाती हैं। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी व्यवस्थागत चुनौतियों पर बात करते हैं जिनकी तरफ सोर्स मटेरियल इशारा कर रहा है।
अगर किसी को चुनाव के नतीजों पर शक हो तो उसको चुनौती देने का एक कानूनी रास्ता है। इसे कहते हैं चुनाव याचिका या इलेक्शन पिटिशन। लेकिन इसकी दो बड़ी शर्तें हैं जो इसे मुश्किल बना देती हैं। पहली, आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए, और दूसरी, याचिका नतीजे आने के सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही दायर करनी होती है। बिहार का ये आंकड़ा भी कई सवाल खड़े करता है। जरा देखिए, वोटर लिस्ट की एक स्पेशल समीक्षा के दौरान 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। 65 लाख, लेकिन एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया, 0। अब ऐसा क्यों हुआ ये साफ नहीं है, पर ये देखने में बहुत असामान्य लगता है। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बड़ी कानूनी उलझन में फंस जाता है। एक कैच 22 सिचुएशन बन जाती है। मतलब न्याय पाने के लिए आपको सबूत चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो कि सीसीटीवी फुटेज है, वो उसी संस्था के पास है जिस पर खुद आरोप लग रहे हैं। और वो संस्था कह रही है कि कुछ समय बाद फुटेज को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, उसकी जवाबदेही और सबसे बढ़कर उस पर जनता के विश्वास जैसे बुनियादी सवालों को खड़ा करता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए बचता है। जब लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली संस्थाओं पर ही इतने गंभीर आरोप लगे, तो जनता का भरोसा, उनका विश्वास वापस कैसे जीता जा सकता है?